सभी फेसबुक मित्रों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और आज पुनः एक नए विषय के साथ आप सब लोगों से सीधे जुड़ने का प्रयास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज संपूर्ण भारतवर्ष पराक्रम दिवस को धूमधाम से मना रहा है। यह पराक्रम दिवस क्यों और किस कारण मनाया जा रहा है, यह सब आप इतिहास के आधार पर आप सभी जानते हैं। आज 23 जनवरी 2021 और आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक बंगाली परिवार के मध्य जानकी नाथ जी के घर में एक सुपुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस। वह एक ऐसा अद्भुत पुत्र जिसने भारत का नाम एक भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में व्याप्त कर दिया, और वह भी ऐसे समय पर जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। एक ऐसा महान पुरुष, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने उस गुलामी की जंजीर से भारत माता को मुक्त करने के लिए प्रण ले लिया, और एक बहुत संपन्नता के बावजूद भी उसने सारी बातों को तिलांजलि देकर अपने स्वार्थ को छोड़ करके देश हित में लगातार कार्य करता रहा। उड़ीसा में जन्म लिए सुभाष चंद्र बोस, जिनको कि नेताजी की पदवी से भी सुशोभित किया जाता है। वास्तव में देखा जाए, अगर नेता की आज जिस प्रकार से परिभाषा हम सब लोगों के सामने दिखाई देती है, वास्तव में सचमुच में अगर किसी को नेता माना जाए तो सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता, जिसने संपूर्ण देश को आज़ाद करने के लिए विश्व के कोने कोने में परिभ्रमण करके और विश्व के उन तमाम लीडरों से मुलाकात की और उनके सलाह मशवरे के आधार पर देश को मुक्त करने के लिए प्रयास किया, तो निश्चित नेता हो तो ये नेता हो। वो नेता जिसने इस देश की आज़ादी के लिए स्पष्ट कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन क्या वास्तव में सार्थक है? आज की तिथि में यदि हम सचमुच में अगर देखें तो व्यंग के रूप में भी कहा जा सकता है। आज के नेता कहते हैं, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें परेशानी की चोट दूंगा। तो वास्तव में कितना अंतर हो गया, कितना विपरीत जिस प्रकार से, क्योंकि जब भी इलेक्शन का या चुनाव का समय आता है तो नेता लोग कितना पोलाइटली होकर के विनम्र भाव से आकर के घर घर में एक दूसरे से सीधे मिलते हैं, और जब 5 साल का कार्यकाल उनका होता है तो कभी कहीं नहीं दिखाई देते हैं। तो क्या वास्तव में सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता आज हमें मिल सकता है? तो आज सुभाष चंद्र बोस जी को इस पराक्रम दिवस पर हम सब भारतवासी नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और उनके कर्मों के लिए उनको सत सत याद करते रहेंगे। एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि एक महत्वपूर्ण सेवा को, राजकीय सेवा, शासकीय सेवा करना चाहता था, उसकी ट्रेनिंग करने के लिए विदेश गया, और विदेश में एक गुलामी वाले देश का होने के बावजूद भी उस समय की ICS भारतीय सिविल सेवा के अंतर्गत जब परीक्षा दी तो पूरे विश्व में चौथे स्थान पर रहा। एक बड़ा, इतना इंटेलिजेंट, इतना प्रभावशाली, इतना बुद्धिमत्ता वाला व्यक्तित्व वास्तव में हमारे गुलामी वाले देश में मिलना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। वह जैसे उन्होंने ICS की परीक्षा पूर्ण की
तो उन्हें महसूस हुआ जब उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या विभिन्न लोगों के माध्यम से अपने देश की सूचनाएं प्राप्त की, तो उन्हें लगा वास्तव में हमारे देशवासी अंग्रेजों की गुलामी के कारण बहुत परेशान हैं। उन्होंने आईसीएस बीच में ही छोड़ करके और देश की सेवा के लिए भारत में आ गए। वहाँ से आकर के उन्होंने देश में बहुत सारे प्रयास किए। तत्कालीन आपको ज्ञात होगा 1885 में ओए ह्यूम द्वारा भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो की गई, वह कांग्रेस निरंतर आगे बढ़ती रही। वह जो एक राजनीतिक दल के रूप में आज हम सब लोगों के सम्मुख है। तो उस कांग्रेस में विभिन्न समय पर विभिन्न अध्यक्ष नियुक्त हुए। एक समय ऐसा आया जब क्रांतिकारी एक सुभाष चंद्र बोस भी उस कांग्रेस से जुड़े, तो उन्हें अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ। लेकिन अब उसको सुखद संयोग कहें या दुखद कहें, महात्मा गांधी जी को यह रास नहीं आया। महात्मा गांधी लक्ष्य दोनों का भारत स्वतंत्रता था, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों में नम्र, नरम और गरम भाव होने की वजह से आपस में तालमेल नहीं हो पाया। तो सुभाष चंद्र बोस बड़ी निर्भीकता से प्रभावशाली तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन जब उनको महसूस हुआ कि महात्मा गांधी जी उनसे रुष्ट हैं, नाराज हैं, तो उन्हें वह पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि निश्चित ही अगर मैं इस देश को स्वतंत्र करना तो मुझे कुछ और आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा। तो वह वहाँ से विदेश भ्रमण को निकले। वे अफगानिस्तान, यूरोप होते हुए जर्मन पहुँचे। जर्मन में उस समय आपको ज्ञात होगा कि विश्व का तब समय का बहुत बड़ा तानाशाह, तो उससे मिले। तानाशाह के साथ उनकी मुलाकात जो हुई, तो उस समय उन्होंने उससे मशविरा करके, सलाह मशविरा करके भारत किस प्रकार से स्वतंत्र हो, यह उनको महसूस हो गया था। यदि अंग्रेजों से लड़ना है तो हमें बहुत बड़ी ताकत तैयार करनी पड़ेगी। तो उन्होंने तत्कालीन राजनेताओं से, विदेशी राजनेताओं से उनका संपर्क लेकर के, उनका समर्थन प्राप्त करके वहाँ से 1933 से लेकर 36 तक वो निरंतर जर्मन में रहे, फ्रांस में रहे। वहाँ से निकल करके वो फिर जापान को आए। जापान आने के बाद उन्होंने वहाँ पर तत्कालीन जो क्रांतिकारी हमारे भारतीय थे, बहुत सारे लोगों से उनका संपर्क हुआ। उन्होंने वहाँ रहते हुए 1943 में एक आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज के गठन के साथ ही उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी, और रंगून से होते हुए भारत की सीमाओं पर डट गए। और जैसे ही अंग्रेजों को ज्ञात हुआ कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा पूरे विश्व का, जो कि हमारे दुश्मन राष्ट्र थे, उनके राष्ट्राध्यक्षों से संपर्क करके हमारे विरुद्ध लड़ाई प्रारंभ कर दी, तो वो महसूस करने लगे वास्तव में अब हम लंबे समय तक भारत में नहीं रह पाएंगे। निश्चित ही एक तरफ से अहिंसावादी विचारधारा के अंतर्गत गांधी जी द्वारा जो अहिंसात्मक आंदोलन चलाया जा रहा था, उससे भी लगता है कि कुछ अंग्रेजों की चूल्हे हिलने लग गई थी। लेकिन यदि अगर किसी भी क्रूर या दमनकारी शासक से लड़ना है तो केवल नरमता से नहीं लड़ा जा सकता है, क्रूरता भी दिखानी पड़ेगी। सठे साठ्यम हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सठे साठ्यम समाचरेत। तो यह जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा वह क्रांतिकारी कदम उठाया गया,
तो निरंतर, क्योंकि उसी समय 1943, 44, 45 के इसी मध्य द्वितीय विश्व युद्ध भी पूरे विश्व में व्याप्त हो गया, जिससे कि आपको ज्ञात होगा उसी दौरान अमेरिका द्वारा जापान में अणु बम का प्रक्षेपण किया गया, जिससे हिरोशिमा नागासाकी जैसे विशाल और विकसित क्षेत्र ध्वस्त हो गए, समाप्त हो गए। तो उस दौरान हमारे आज़ाद द्वारा, हमारे सुभाष चंद्र बोस नेताजी द्वारा बिगुल बजाया गया भारत की स्वतंत्रता का। संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें, 1945 में वे एक हवाई जहाज में जापान को जा रहे थे। दुर्भाग्य से रास्ते में ताइवान के समीप वह हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसका मलबा ताइवान में गिरा। बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस उस विमान में थे, लेकिन यह पुष्ट नहीं हो पाया कि वास्तव में सचमुच में, क्योंकि उनकी कोई मृत शरीर प्राप्त नहीं हो पाया, जिसके संबंध में भारत सरकार द्वारा विभिन्न समयों पर बहुत सारी समितियां बनाई गई, अन्वेषण किया गया, लेकिन फिर भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि वास्तव में अभी तक सचमुच में 1945 का जो विमान दुर्घटना हुआ था उसमें नेताजी की मृत्यु हुई या नहीं हुई। तो इसके संबंध में निश्चित ही बहुत ज़्यादा गंभीरता से हमें शोध करने की आवश्यकता है। भारत सरकार भी निरंतर इसमें प्रयासरत है। पूर्व की सरकारों द्वारा भी कुछ न कुछ किया गया, लेकिन संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। वर्तमान में भी कहा जा रहा है कि निरंतर उसके लिए प्रयास हैं। ताइवान सरकार से तत्समय पर निश्चित कुछ प्रमाण लेने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे राष्ट्र का उस समय ताइवान से विशेष कोई कूटनीतिक संबंध न होने की वजह से वहाँ से हमें कोई इस प्रकार का प्रमाण नहीं मिल पाया कि नेताजी वास्तव में उस विमान के मलबे के साथ क्या उनकी मृत शरीर था या नहीं था। तो ये सारी अभी तक किंवदंतियों के रूप में बना हुआ है। तो नेताजी एक महान व्यक्तित्व, उस समय एक ICS निकलना, जिस प्रकार से आज हमारे भारत में अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक महत्वपूर्ण शासकीय पद होता है, उससे भी बड़ा पद उस समय भारतीय सिविल सेवा का था। तो वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका कंपटीशन फाइट होता था, उसमें हमारे नेताजी द्वारा चौथा स्थान लिया जाना बहुत बड़ी बात। और उसके बाद निकलने के बाद जब उन्होंने देश की स्थिति देखी तो उससे तिलांजलि दे दी। स्वार्थ को छोड़ करके परमार्थ के लिए लड़ते रहे। कहते भी हैं परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार के लिए ही सज्जन लोग, हमारे महान व्यक्तित्व अपने शरीर को समर्पित कर देते हैं। ऐसे महान व्यक्ति को आज पराक्रम दिवस के इस पावन शुभ अवसर पर मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और आप सब लोगों को जो मुझे फेसबुक के माध्यम से सीधे देख पा रहे हैं, मुझे अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं, निश्चित ही मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इस पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं आप सबको संप्रेषित करता हूं। एक ऐसा अवसर, क्योंकि कहते भी हैं किसी भी व्यक्ति की उम्र लंबी होना बहुत बड़ी बात नहीं। उम्र 100 वर्ष जी ले, लेकिन यदि कुछ भी नहीं कर पाया, किसी भी परोपकार के लिए कुछ नहीं कर पाया, किसी पीड़ित को सहयोग नहीं दे पाया, तो वह जीना नहीं, कम ही जिए, लेकिन गंभीर जिए, गहरा जिए। लंबी उम्र राज नहीं है, गहरी उम्र ज़्यादा राज करता है।
तो लंबे समय तक यदि हर किसी के दिल में बसना है तो हमें वास्तव में कुछ ऐसा करना है जो स्वयं से बढ़कर के परमार्थ का काम हो और जनता का हित हो, देश का हित हो। आज राष्ट्रवाद की जिस प्रकार से परिकल्पनाएं की जा रही हैं, निश्चित देश में बहुत सारे आंदोलन निरंतर पूर्व से भी होते आए हैं। आज भी किसान आंदोलन हो रहा है। तो ये सारे आंदोलन, इनके परिप्रेक्ष्य में देखना यह जरूरी है कि कहीं हमारा राष्ट्रीय विकास इससे अवरुद्ध न हो। जहाँ हमारे तत्कालीन आंदोलनकारियों द्वारा, तत्कालीन शहीदों द्वारा, जो देशभक्त थे उनके द्वारा देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया गया, तो क्या आज हम अपने छोटे से स्वार्थ के लिए देश को किसी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाएंगे, क्षति पहुंचाएंगे? धिक्कार होगा हम लोगों के लिए, हम राष्ट्रवाद की बात करने वाले, यदि हम राष्ट्र की बात नहीं सोचते हैं कि वास्तव में किन बातों से राष्ट्र का विकास हो सकता है, वही कार्य हमें करने चाहिए। तो हमें ऐसे सत्पुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक सुभाष चंद्र बोस मात्र 48 वर्ष ही जीवित रह करके उन्होंने वह कार्य किया जो कि वास्तव में एक आश्चर्यजनक था, और एक ऐसे विश्व के एक महान, और जिससे बोलते फांसीवादी, नाजीवादी, ऐसे तत्कालीन जो कि तानाशाह में सबसे टॉप स्थान पर था, उससे सीधे मुलाकात करना एक गुलामी वाले देश का एक साधारण सा व्यक्तित्व होने पर उन्हें इतना सम्मान जर्मन में जो दिया गया, वास्तव में उनका महान व्यक्तित्व ही होगा। मैं पुनः हृदय से ऐसे महान नेताजी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और इस पावन शुभ अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप सब लोगों से पुनः प्रार्थना करता हूँ, ऐसे सत्पुरुषों से प्रेरणा लेकर के निश्चित ही देश हित में हम क्या कुछ कर सकते हैं वो अवश्य करें। बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम करना चाहें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। कई बार कहते हैं कि मैं दान देना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, तो क्या कुछ होने पर ही दान दिया जा सकता है, या शरीर में क्षमता या खूब लड़ने की ताकत होने के बाद ही किसी दुश्मन से लड़ा जा सकता है? यह नहीं। यदि आपके दिल में इच्छा है, लड़ने की इच्छा है, और देश के लिए कुछ करने की इच्छा है, या किसी गरीब को दान देने की इच्छा है, तो बहुत सारे तरीके हैं। आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपके पास तन है, शरीर है, शरीर से आप सेवा कर सकते हैं। धन नहीं है, शरीर है, आप कर सकते हैं। आपके पास बल नहीं है लेकिन समय है, आप उस अमूल्य समय को किसी को दे सकते हैं, देश को दे सकते हैं, या किसी भी प्रकार से किसी भी ऐसे षड्यंत्र में शामिल न हो, तो देश हित की जहां बात होती उन कार्यों में संलग्न रहें, तो निश्चित वह भी देश सेवा है और किसी भी देश के दुश्मन को पराजित करने का सबसे बड़ा माध्यम है। तो निश्चित हमें इन सारी चीज़ों पर गहनता से मनन करना पड़ेगा एक ऐसे अवसर पर कि जब सुभाष चंद्र बोस जैसे, यही नहीं, उस समय पर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग रहे हैं, उससे पहले सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे महान बलिदानी व्यक्तियों द्वारा जिस प्रकार से अपने घर परिवार का त्याग करके देश के लिए ही समर्पण किया गया, तो क्या वास्तव में आज हम में यह कुव्वत है? क्या हम इतना समर्पित हो सकते हैं? लेकिन नहीं, क्योंकि आज हम
राजनीतिक स्वार्थों में इतने धंसे हुए हैं, इतने दबे हुए हैं, इतने गहरे तक डूब चुके हैं कि हमें कुछ भी अच्छाई नहीं दिखती है। हम बुराई को ही एक माध्यम बना करके उसी पर केंद्रित होते जाते हैं। यह बड़ा दुर्भाग्य है। निश्चित हमें गंभीरता से इन बातों पर अमल करना होगा। तो मैं पुनः आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की इस जयंती पर आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। मैंने नेताजी पर एक छोटी सी रचना कुछ लिखने का प्रयास किया। निश्चित आज इस पावन जयंती के शुभ अवसर पर जो 125वीं जयंती है, अब आप महसूस कर सकते हैं 125 वर्ष पूर्व जिस व्यक्ति ने जन्म लिया और देश जबकि किस स्थिति में रहा, आज हम विकास की ऊंचाई पर हैं, कितनी सुख सुविधाएं हैं। उस समय बहुत सारी असुविधाएं भी रही और उसके बावजूद उस कठिनाई से ICS जैसी परीक्षा पास करने के बाद उसको भी तिलांजलि दे दी। ऐसे महान व्यक्ति निश्चित ही निरंतर किसी भी देवता से कम नहीं हैं और उनको निरंतर स्मरण किया जाना चाहिए। वह हमें निरंतर शक्ति प्रदान करेंगे। तो मैं वह रचना जो कि मैं अभी आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है उसमें बहुत सारे शब्द या बहुत सारी बातें आपको लगता कि अच्छी हो या ना हो, अच्छी लगे या न लगे, निश्चित मेरा उत्साहवर्धन भी अवश्य करेंगे। तो लीजिए। जिस शान से दुनिया में नेता आए हमारे, उस शान से जनता के बने सबके वो प्यारे। जिस शान से नेताजी हमारे आए हमारे, उस शान से नेताजी ने सबके वो प्यारे। नेताजी की कुर्बानी से ही देश हमारा, नेताजी की कुर्बानी से ही देश हमारा। स्वाधीन हुआ राष्ट्र तो मिल गया किनारा, स्वाधीन हुआ राष्ट्र तो मिल गया किनारा। क्या क्या नेताजी की तरह कोई काम करेगा, क्या नेताजी की तरह ऐसा कोई काम करेगा। संसार में नेता तो अमर होके रहेगा। क्या नेताजी की तरह कोई काम करेगा। संसार में नेता तो अमर होके रहेगा। आज उनके लिए, आज उनके लिए फूट से रोता है जमाना। आज उनके लिए, आज उनके लिए दिल से रोता है जमाना। आकाश में चलते ही बने अंग्रेजी निशाना। आकाश में चलते बने अंग्रेजी निशाना। कभी कभी किसी से नफरत करते नहीं देखा। कभी किसी से नफरत करते नहीं देखा। यूं हमने किसी और को मरते नहीं देखा। जाकर भी देश में एक फौज बनाई। अरे नेताजी ने विदेश में जाकर के ऐसी फौज का गठन किया। जाकर भी देश में
फौज बनाई, आजाद हिंदी फौज से फतह कराई, आजाद हिंदी फौज से फतह कराई। जिस शान से दुनिया में नेता आए हमारे, उस शान से नेताजी बने सबके वो प्यारे। दिल्ली चलो के नारे से अंग्रेज डराए, अरे दिल्ली चलो के नारे से अंग्रेज डराए। जाना ही पड़ा उनको थे जो यहाँ पर आए, जाना ही पड़ा उनको थे जो यहाँ पर आए। जिस शान से नेताजी आए हमारे, उस शान से नेताजी बने सबके वो प्यारे। तो एक साधारण सी रचना जो मैंने छोटे मोटे शब्दों में आप सब लोगों के सम्मुख सुनाने का प्रयास किया, और इस आशा से कि नेताजी जैसे महान नेताओं को आज होना चाहिए। नेता हो तो सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता हो, अभिनेता हो तो सुभाष चंद्र बोस जैसा अभिनेता हो, जिसने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया वह इतिहास के पन्नों में आप अवश्य पढ़ करके महसूस कर सकते हैं। तो हमें वही काम करना चाहिए जो देश हित में हो। निश्चित ही हमारा हक है देश से कुछ प्राप्त करने का, अपने राजनेताओं से प्राप्त करने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम देश की किसी वस्तु को नुकसान पहुंचाएं, देश के विकास को अवरुद्ध करें। संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए हम देश की रक्षा करें, देश सेवा में निरंतर तत्पर रहें। इन्हीं आशाओं और विश्वासों के साथ मैं आप सब लोगों से विदाई लेता हूं और आशा करता हूं आप निश्चित मेरी बातों पर गहराई से अमल करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय।